हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JSM स्टडीज़ ऑनलाइन में। अब तक हम अपने पिछले 2 लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 तक 2019 का जो हमारा सेट चल रहा है उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 चलेगा। तो देखिए, आज का हमारा खंड है ये, और ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है NPN ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक व्यवस्था का आरेख बनाकर निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए और व्याख्या कीजिए। यानी इसमें आपको क्या करना है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक व्यवस्था का परिपथ आरेख बनाना है और साथ में जो निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र खींचा जाता है इसके लिए वो भी बनाना है और उसके बारे में भी लिखना है। ठीक है, तो इसमें लिखा है हमारा आंसर में उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र। तो देखिए किस प्रकार का इसका परिपथ होता है। परिपथ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है इसका परिपथ। ठीक है, इसमें लिखना है आपको किसी NPN ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास को चित्र में प्रदर्शित किया गया है, जैसे कि आपको यहाँ चित्र में दिखा रखा है। फिर लिखा है इस विन्यास में आधार उत्सर्जक परिपथ को निम्न विभव बैटरी VBB की सहायता से अग्रभिन्नत तथा संग्राहक उत्सर्जक परिपथ को उच्च विभव बैटरी VCC की सहायता से उत्क्रम अभिन्नत करते हैं। यानी ये जो है आपका E इसे बोलते हैं उत्सर्जक, और जो B है यहाँ पर जो लगा रहता है इसे बोलते हैं हम आधार, और जो C है इसे बोलते हैं हम संग्राहक। ठीक है, तो जो उत्सर्जक और जो आपका आधार है उसको हमने कम विभव वाली बैटरी से जोड़ रखा है और इसे क्या कर रखा है हमने अग्रभिन्नत। ठीक है, जो आपका आधार है, आधार होता है आपका P। ठीक है, बीच में जो रहता है वो क्या है P। ठीक है, क्या होता है भाई P। जो आपको P दिखाई दे रहा है, P को किससे जोड़ा गया है, P को जोड़ा गया है बैटरी के पॉजिटिव सिरे से। ठीक है, ये बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हुआ है। और जो आपका N है, N क्या है आपका, N होता है आपका उत्सर्जक, और वो क्या होता है N। ठीक है, तो N है वो बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा है। जब आपका P बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ता है और N आपका नेगेटिव सिरे से जुड़ता है बैटरी के, तो वो कहलाता है अग्रभिन्नत। ठीक है, तो इसमें यही बताया इन्होंने। इसे हमने जो आपका आधार और उत्सर्जक संयोजक है, ये लिखा ना, आधार उत्सर्जक परिपथ को बैटरी VBB की सहायता से अग्रभिन्नत कर रखा है। अब जो आपका ये बचा है संग्राहक और उत्सर्जक। ठीक है, जो आपका संग्राहक होता है, संग्राहक भी आपका N टाइप ही होता है। ठीक है, और जो उत्सर्जक है वो भी आपका N टाइप ही होता है। तो इसमें हमने क्या करा, ठीक, इसमें हमने कर दिया जो आपका ये था संग्राहक, इसे बैटरी की पॉजिटिव सिरे से जोड़ा, उच्च विभव वाली बैटरी। ठीक है, और जो आपका ये था उत्सर्जक, इसे बैटरी के निम्न विभव वाले सिरे से जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका उत्क्रम अभिन्नत। ठीक है, और ये होता है आपका अगर अभिन्नत। तो यही बात इसमें लिखा गया है। तो फिर देखिए क्या लिख रखा है इसमें, अगर अभिन्नत तथा संग्राहक उत्सर्जक परिपथ को उच्च विभव बैटरी VCC की सहायता से उत्क्रम अभिन्नत करते हैं। यानी इसको हमने क्या करना, उत्क्रम अभिन्नत कर देना है। इसके बाद है इस विन्यास में संग्राहक टर्मिनल का विभव सर्वाधिक। यानी जो आपका ये संग्राहक टर्मिनल है C, इसका विभव सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बैटरी जुड़ी है उच्च विभव वाली बैटरी। यानी जो बैटरी है ये वाली VCC, इसका पॉजिटिव सिरा किसके थ्रू जोड़ रखा है, संग्राहक के थ्रू यहाँ पर जोड़ा है। यानी प्रतिरोध R2 के थ्रू संग्राहक C से जुड़ा है। सबसे ज़्यादा विभव वाली बैटरी है और इसका पॉजिटिव सिरा जुड़ा है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा धनात्मक आवेश होगा। ठीक है, यही बात लिखा है। फिर लिखा है उत्सर्जक टर्मिनल का विभव सबसे कम। जो आपका उत्सर्जक टर्मिनल है E, ये इस वाली बैटरी की भी नेगेटिव सिरे से जुड़ा है और इस वाली बैटरी की भी नेगेटिव सिरे से जुड़ा है, और इस पर कैसा होगा, नेगेटिव विभव होगा, तो इसलिए इसका विभव सबसे कम होगा। फिर लिखा है तथा आधार टर्मिनल का विभव इन दोनों टर्मिनलों के विभव के मध्य होना चाहिए। यानी जो आपका C है और E है, इन दोनों के बीच का विभव किसका होना चाहिए, आधार का, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव सिरे से R1 प्रतिरोध के द्वारा जोड़ा गया है। फिर लिखा है इसमें इस विन्यास में निवेशी इनपुट, निवेशी यानी इनपुट आधार तथा उत्सर्जक के बीच लगाया जाता है। यानी आपको जो भी विभव इसमें अंदर एंटर कराना है, ठीक है, वो कहाँ से एंटर कराना पड़ेगा आपको, तो एंटर कराना पड़ेगा आपको E और आपका जो B है इनके बीच से। यानी इधर से आपको विभव एंट्री देनी पड़ेगी इस तरीके से। ठीक है, तो निवेशी विभव आपको E से और B से, यानी आधार और उत्सर्जक परिपथ के द्वारा अंदर एंटर करना पड़ता है। आपका निर्गत कहाँ से मिलता है, जो आपका विभव निर्गत मिलता है वो कहाँ से मिलता है, यानी आउटपुट आपको कहाँ से मिलेगा, आउटपुट मिलेगा आपको संग्राहक और ये जो है आपका उत्सर्जक, इनके बीच से, यानी प्रतिरोध R2 पर मिलेगा। ठीक है, ये लिखा है तथा निर्गत संग्राहक उत्सर्जक के बीच प्राप्त होता है। इसके बाद देखते हैं इसका अभिलाक्षणिक वक्र कैसा होता है। ये तो आपको बताया गया था कि इसका चित्र बनाना है और इसके बारे में आपको बताना है थोड़ा सा।
इसके बाद इसका जो अभिलाक्षणिक वक्र होता है, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र, उसके बारे में देखते हैं। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र यानी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें लिखा है ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता VCE, देखिएगा संग्राहक को किससे लिखते हैं C से, उत्सर्जक को किससे लिखते हैं E से, और वोल्टता को V से लिखते हैं। तो VCE का मतलब क्या है, V का मतलब वोल्ट है और C का मतलब आपका संग्राहक है और E का मतलब आपका क्या है, उत्सर्जक। तो ये वोल्टेज किस किस के बीच में है, संग्राहक के और उत्सर्जक के बीच में है। यदि इसमें लिखा है कि संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता में परिवर्तन के साथ संग्राहक धारा IC में परिवर्तन होना निर्गत अभिलक्षण कहलाता है। यानी यदि आप ये जो वोल्टेज लगा है E के और C के बीच में जिसमें परिवर्तन करते हो तो संग्राहक की धारा में भी परिवर्तन होता है, और ये जो परिवर्तन होना है यही क्या कहलाता है, निर्गत अभिलक्षण। ठीक है, यही बात बताया गया है। फिर लिखा है तथा नियत आधार धारा, नियत आधार धारा क्या होती है आपकी IB, जो आपको आधार में धारा एंटर कराई जा रही है इस चित्र के थ्रू। ठीक है, तो वही क्या है आपका निर्गत आधार धारा के लिए संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता तथा संग्राहक धारा के बीच खींचा गया ग्राफ क्या कहलाता है, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। यानी इसमें आपको क्या करना है, नियत आपको आधार धारा रखनी है और साथ साथ में आपके जो विभव है कौन कौन सा, VCE का मतलब क्या है, ये वोल्टेज लगा है संग्राहक के और उत्सर्जक के बीच में लगाया गया, और जो संग्राहक की धारा यानी संग्राहक और उत्सर्जक के बीच के वोल्टेज और संग्राहक की धारा के बीच में जब आप कोई ग्राफ खींचते हैं तो जो भी आपको ग्राफ मिलता है उसी को बोलते हैं निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। ठीक है, हमें किस प्रकार से खींचा जा सकता है, देखिए इसके बारे में क्या लिखा है। आधार उत्सर्जक वोल्टता VBE में सूक्ष्म परिवर्तन करने पर, यानी जो बैटरी लगाई गई थी E के और B के बीच में, इसमें यदि आप सूक्ष्म परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है, उत्सर्जक से कोटर धारा तथा आधार से इलेक्ट्रॉन धारा दोनों में वृद्धि होती है। ठीक है, यानी आपने इसमें परिवर्तन करा तो जो आपका उत्सर्जक है उत्सर्जक से कोटर धारा बहनी शुरू हो जाती है, और जो आपका आधार है आधार से जो इलेक्ट्रॉन धारा बहती है उनमें भी वृद्धि होती है, यानी बहनी शुरू हो जाती है। फिर लिखा जिसके परिणाम फलस्वरूप आधार धारा IB तथा संग्राहक धारा IC में अनुपातिक रूप से वृद्धि हो जाती है। जब आप देखिए इस बैटरी के सूक्ष्म विभव में वृद्धि करेंगे तो जो आधार धारा है उसमें वृद्धि होगी और जो आपकी संग्राहक धारा है उसमें वृद्धि होगी। अतः स्पष्ट है कि आधार धारा IB में वृद्धि होने पर संग्राहक धारा IC में भी वृद्धि होती है। ठीक है, यदि आप IB का वैल्यू बढ़ाते हो तो IC की वैल्यू में भी वृद्धि होती है। फिर लिखा आधार धारा को 10 माइक्रो एम्पियर मान पर नियत रखते हुए संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज, संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज क्या होगा, VCE। ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ाते हुए संगत संग्राहक धारा यानी IC का मान पढ़ते हैं और उनके बीच में हम ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्राफ किस प्रकार से आपको मिलता है, यहाँ पर ये आपको ग्राफ मिलता है। इस प्रकार संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता तथा संग्राहक धारा के बीच प्राप्त वक्र ही निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र है। यानी जो आपको ये वक्र मिलेगा यही क्या है, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। इसमें अलग अलग वैद्युत धाराओं के सापेक्ष अलग अलग विभव पर निर्गत वक्र खींचे गए हैं। इस प्रकार अन्य वक्र आधार धारा को 20 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर, 40, 50, इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, आदि मानों पर स्थिर रखकर प्राप्त किया जा सकते हैं। ठीक है, किए जा सकते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, आपके निर्गत वक्र है ये सभी। ठीक है, यानी अलग अलग धाराओं पर आप ले सकते हैं। ये है आपका ग्राफ, यही इसमें पूछा गया था। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका छठे का अथवा, इसमें लिखा है सौर सेल की कार्य प्रणाली समझाइए तथा उसके उपयोग बताइए। यानी जो सौर सेल होती है आपकी, जिससे सोलर पैनल बनाए जाते हैं, सौर सेलों को श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ करके सोलर पैनल तैयार करा जाता है। ठीक है, तो उसमें जो छोटी सी सौर सेल होती है किस प्रकार से कार्य करती है उसके बारे में आपको बताना है, और साथ में इसका हम क्या यूज़ करते हैं, क्या उपयोग करते हैं, ये भी बताना है। तो देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है चित्र, यही क्या है, सौर सेल का चित्र है। ठीक है, ये किस चीज़ का डायग्राम है, सौर सेल का। इसमें क्या लिखा है, सौर सेल या प्रकाशीय सेल। इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें लिखा है सौर सेल एक विशिष्ट प्रकार का अनअभिनत पीएन संधि डायोड है। अनअभिनत का मतलब है कि इसको हम किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपका जो पीएन संधि डायोड होता है जो किसी भी बैटरी से नहीं जुड़ा होता, ना ही बैटरी के पॉजिटिव सिरे से ना ही नेगेटिव सिरे से, तो ऐसा आपका संधि डायोड कहलाता है अनअभिनत। लेकिन जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी इसका क्या कार्य है, सूर्य से इसको एनर्जी मिलती है सौर ऊर्जा, उसको ये इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। सौर सेल में पीएन संधि डायोड का पी क्षेत्र काफ़ी पतला व क्षेत्रफल में अधिक होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, ये क्या है आपका पी क्षेत्र है। ये देखिए मोटाई में बहुत पतला और कितना होता है, 0.2 माइक्रोमीटर का होता है।
ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल इसकी मोटाई की तुलना में काफ़ी अधिक है। तो यही लिखा है कि जो पी क्षेत्र होता है वो मोटा यानी काफ़ी पतला होता है और क्षेत्रफल इसका काफ़ी अधिक होता है, मोटाई में काफ़ी पतला होता है, जिससे इस पर आपतित प्रकाश फोटोन बिना अधिक अवशोषित हुए पीएन संधि पर पहुंच जाए। यानी पीएन संधि क्या होती है? पीएन संधि जहाँ पर पी क्षेत्र और एन क्षेत्र आपस में मिले होते हैं उसको बोलते हैं पीएन संधि, ठीक है। तो इन्होंने बोला इसे हम ऐसा क्यों रखते हैं पतला? इसे इसलिए रखते हैं ताकि ये जो जंक्शन है आपका, जंक्शन जो पीएन संधि है, इस पर इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अंदर तक जाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा एनर्जी खर्च करे बगैर ही वो संधि पर जल्दी से पहुँच जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं? पी क्षेत्र को पतला रखते हैं। पी क्षेत्र से एक उंगलीनुमा इलेक्ट्रोड संबंधित रहता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लिखा है उंगलीनुमा इलेक्ट्रोड, ये जो है ये उंगलीनुमा इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और ये किसका कार्य करता है? एनोड का कार्य करता है। तो ये उंगलीनुमा इलेक्ट्रोड संबंधित रहता है जो किसका कार्य करता है? एनोड का कार्य करता है। ये लिखा है इसमें, जो एनोड का कार्य करता है। पी क्षेत्र तथा एन क्षेत्र की पदार्थ प्रकृति समान होती है। यानी आपने जिस मैटर से पी क्षेत्र को बनाया उसी मैटर से आपने एन क्षेत्र को भी बनाना है। यदि आपने पी क्षेत्र को सिलिकॉन से बनाया है, ठीक है, या फिर गैलियम आर्सेनाइड से बनाया, तो दोनों को गैलियम आर्सेनाइड से बनाना है या फिर दोनों को सिलिकॉन से बनाना है, ठीक है। यानी एक ही पदार्थ दोनों के लिए यूज़ करना है। परंतु एन क्षेत्र पी क्षेत्र की अपेक्षा बहुत अधिक मोटा होता है। यानी जो आपको दिखाई दे रहा है एन क्षेत्र जो है, एन क्षेत्र की मोटाई पी क्षेत्र की मोटाई की तुलना में क्या है? बहुत अधिक है। और वो भी कितना होता है? ये लगभग 300 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, 300 माइक्रोमीटर होता है। आपका जो पी क्षेत्र है वो कितना था? 2 माइक्रोमीटर का था। फिर इसके बाद लिखा है एन क्षेत्र के नीचे एक धातु की परत होती है जो कैथोड का कार्य करती है। ये जो आपको लेयर दिखाई दे रही है ये ब्लैक वाली सी, ठीक है, तो ये क्या होती है? एक धातु की लेयर होती है जो किसका कार्य करती है? कैथोड का कार्य करती है। ऊपर इसमें उंगलीनुमा एक क्या लगा है? एनोड, और नीचे क्या लगी है? धातु के रूप में एक कैथोड लगा है। तो इसमें एनोड और कैथोड दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कार्य कैसे करता है। इसमें लिखा है सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन अर्धचालक तथा गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग करते हैं। यानी यदि आपको पी क्षेत्र और एन क्षेत्र बनाना है तो बताया गया था कि एक ही पदार्थ के बनाते हैं, यानी इनकी प्रकृति कैसी होती है? समान होती है। यदि आप अब पी क्षेत्र बना रहे हो सिलिकॉन का तो आपको एन क्षेत्र भी सिलिकॉन का ही बनाना है। यदि एन क्षेत्र आपने ये बनाया है गैलियम आर्सेनाइड का तो पी क्षेत्र आपको भी गैलियम आर्सेनाइड का ही बनाना है। और इनमें से जो सबसे ज़्यादा अधिक अवशोषण क्षमता होती है वो होती है गैलियम आर्सेनाइड की। क्यों करते हैं ऐसा? देखिए, क्योंकि गैलियम आर्सेनाइड की अवशोषण क्षमता 10⁴ प्रति सेंटीमीटर होती है और यह सिलिकॉन की अपेक्षा अच्छा होता है। यानी यदि आप यूज़ करना चाहते हो अच्छे अर्धचालक के रूप में तो किसका यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे गैलियम आर्सेनाइड का। अब ये काम कैसे करता है? इसमें लिखा है जब सूर्य का प्रकाश सौर सेल पर आपतित होता है, यानी जैसे ही सूर्य का प्रकाश सौर सेल पर गिरता है तो यह पी क्षेत्र को पार करके पी एन संधि पर पहुंच जाता है। क्योंकि आपने पी क्षेत्र कैसा रखा था? बहुत पतला रखा था। तो ये पी क्षेत्र को पार करके तुरंत ही कहाँ पर पहुंच जाता है? पी एन संधि पर, जहाँ पर ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं, पी क्षेत्र और एन क्षेत्र, वहाँ उसे क्या बोलते हैं? पी एन संधि। तो वहाँ पर पहुँच जाता है। इससे होता क्या है? पहुँच जाता है तो इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न हो जाते हैं। यानी आपका जो पी क्षेत्र है, पी क्षेत्र में भी इलेक्ट्रॉन और कोटर बनने शुरू हो जाते हैं, और जो एन क्षेत्र है, एन क्षेत्र में भी इलेक्ट्रॉन और कोटर बनने शुरू हो जाते हैं। और जिससे क्या लिखा? आंतरिक वैद्युत क्षेत्र के कारण पी क्षेत्र में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म में से इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र की ओर, यानी जो आपके पी क्षेत्र में बने हैं इलेक्ट्रॉन और कोटर युग्म, वो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की वजह से उसके अंदर जो पी क्षेत्र के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वे सारे कहाँ चले जाते हैं? एन क्षेत्र में चले जाते हैं, ठीक है। पी क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन है सबके सब कहाँ चले जाते हैं? एन क्षेत्र में। इसी प्रकार से आपके एन क्षेत्र में भी इलेक्ट्रॉन और कोटर युग्म उत्पन्न हुए होंगे। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन और कोटर युग्म उत्पन्न हुए हैं किसमें? एन क्षेत्र में। अब एन क्षेत्र के जितने भी कोटर उत्पन्न हुए हैं वे सबके सब कहाँ चले जाते हैं? पी क्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो ये लिखा है तथा एन क्षेत्र में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म में से पी क्षेत्र में क्या चले जाते हैं? आपके कोटर चले जाते हैं। इस प्रकार पी क्षेत्र में कोटर तथा एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण यह एक बैटरी की तरह व्यवहार करती है। यानी पी क्षेत्र में क्या बढ़ गए? सारे के सारे कोटर, और एन क्षेत्र में क्या बढ़ गए? इलेक्ट्रॉन। तो एन क्षेत्र में ज़्यादा मात्रा हो जाती है इलेक्ट्रॉन की और पी क्षेत्र में ज़्यादा मात्रा हो जाती है कोटर की। तो अब ये किसकी तरह कार्य करता है? एक चार्ज बैटरी की तरह कार्य करता है, ठीक है। इसका आप यूज़ कर सकते हो। तो अब यदि आपको एक सोलर पैनल बनाना है तो सोलर पैनल बनाने के लिए इन्हें आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो आपका जो एक सोलर सेल जो बना है, एक सोलर सेल से आप कितनी विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं लगभग? तो लिखा है इसके लिए एक सोलर सेल लगभग 0.4 वोल्ट से 0.5 वोल्ट पर
लगभग 60 मिली एम्पियर धारा प्राप्त करते हैं, यानी इससे प्राप्त होती है। तो यानी एक सोलर सेल से आप 0.4 से 0.5 वोल्ट के बीच में 60 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप आपको सोलर पैनल बना रहे हैं तो उसके लिए इनको समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ता है। तो ये लिखा है सौर सेलों को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़कर सोलर पैनल बनाया जाता है या बना लेते हैं। अब इसमें पूछा था इसके उपयोग भी बताइए। तो देखिए उपयोग क्या होते हैं इसके। पहला उपयोग है सुदूर क्षेत्रों में जहां विद्युत ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं है वहां स्ट्रीट लाइट, रेडियो, टेलीविज़न आदि चलाने में उपयोग किया जाता है। यानी बहुत से एरिया ऐसे होते हैं जहां आज भी बिजली की व्यवस्था नहीं है। तो यदि वहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है तो उनके लिए क्या करा जाता है कि सोलर पैनल से सोलर लाइट लगा दी जाती है। इससे क्या होता है, यदि अंधेरा हो जाता है तो स्ट्रीट में, गलियों में, स्ट्रीट का मतलब क्या है, गलियों में आप ये लाइटें लगा देते हैं, ऑटोमेटिक अपने आप ही सेंसर के थ्रू जलना शुरू हो जाती है सूर्य के छिपने से पहले ही। ठीक है भाई। तो इसका हम ऐसे इलाकों में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर अभी की बिजली की व्यवस्था का प्रबंध नहीं किया गया है। अब दूसरा उपयोग क्या है इसका, इनसे बने सोलर पैनल का प्रयोग वाटर हीटर के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, वाटर हीटर के रूप में भी सोलर पैनल का आप उपयोग कर सकते हो। कृत्रिम उपकरणों में लगी बैटरियों के आवेशन के लिए सोलर पैनल का उपयोग करा जाता है। यानी बैटरी को चार्ज करने के लिए जो कृत्रिम उपकरण लगे रहते हैं उनमें भी सोलर पैनल का यूज़ करा जाता है। और जो आपका अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष यान जो रहते हैं उनमें भी सोलर पैनल का बड़ी मात्रा में यूज़ करा जाता है। इसके बाद देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है सिद्ध कीजिए कि एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल युग्म तो बराबर NIAB होता है और प्रतीकों के अर्थ भी बताने हैं आपको। ये एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र है जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इसमें कुंडली है, ठीक है, AB और CD। इसमें विद्युत धारा बह रही है, स्मॉल I विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये एक लूप है ABCD इस प्रकार से, और इसमें विद्युत धारा बह रही है I। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, माना एक आयताकार लूप ABCD एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में लटकाया गया है। माना लूप की लंबाई AB व DC स्मॉल l, यानी जो लूप है आपका, ये जो लूप की लंबाई है ये वाली AB और DC ये क्या है, L है, और चौड़ाई जो है AD और BC वो B है, यानी ये चौड़ाई है AD और BC ये क्या है आपकी B है। इसके बाद इसमें क्या लिखा है भाई, जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चालक पर एक बल कार्य करने लगता है। यानी आपने क्या करा, एक धारावाही चालक यानी जिसमें को धारा प्रवाहित हो रहा है ऐसे चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल युग्म यानी बल कार्य करता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम इसकी दिशा निकाल सकते हैं। अब जो आपकी ये भुजा है, भुजा कौन कौन सी है, AB है एक भुजा और एक भुजा आपकी DC है। इस पर एक बल कार्य करता ऊपर की ओर, ठीक है, इस पर एक बल कार्य करता नीचे की ओर, ठीक है, जिसकी वजह से ये घूमना शुरू कर देता है। और जो आपकी भुजा है AD और जो भुजा है आपकी BC, इस पर एक बल कार्य करता है इस वाली दिशा में और इस पर एक बल कार्य करता है इस वाली दिशा में। ये जो बल होते हैं परिमाण में बराबर होते हैं, यानी ये वाला जो बल है F3 और ये वाला जो बल है F4 ये कैसे होते हैं, परिमाण में बराबर होते हैं। और इनकी जो त्रिज्या रेखा है यानी कार्य करने की जो दिशा है, इसकी दिशा इस वाली दिशा में, ठीक है, और इसकी दिशा इस वाली दिशा में, यानी F3 और F4 एक दूसरे से विपरीत दिशा में और बराबर बल से कार्य करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब जो ये बल है आपका F1 और F2, F1 की दिशा है ऊपर की ओर कागज़ के तल के ऊपर की ओर, और जो ये है आपका F2 ये कागज़ के तल के नीचे की ओर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये से घुमा देंगे, यानी यहाँ पर एक आपका बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जो आपका किस किस बल की वजह से होता है, F1 और F2 की वजह से होता है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि किसकी बल की वजह से आपका बलयुग्म लगने वाला है। तो देखिए इसके बाद इसमें क्या लिख रखा है इन्होंने, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से के अनुसार होती है। जब लूप में स्मॉल I धारा दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा में प्रवाहित होती है तो लूप की भुजा AD व BC पर लगने वाले बल F3 व F4 परस्पर बराबर व विपरीत दिशा में होते हैं। हमने बताया था आपको ये F4 है और इसी के ऊपर एक F3 लगता है, बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है, और इनकी जो क्रिया रेखा है वो एक ही होती है, यानी एक ही रेखा पर ये कार्य करते आते हैं। दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, अर्थात ये बल युग्म नहीं बनाएंगे। यानी ये बल युग्म का, बल का मतलब क्या है, बल युग्म का मतलब जोड़ा, यानी ये बल का जोड़ा नहीं बना पाएंगे। अब जो लूप की भुजा थी आपकी AB, उस पर बल लगता है आपका F1
जिसका फॉर्मूला क्या होता है IBL, और एक कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर, यानी एक बल आपका नीचे की ओर लगता है तो दूसरा बल ऊपर की ओर लगता है, कार्य करता है। और लूप की वजह जो आपकी DC है उस पर एक बल लगता है F2, जिसका वैल्यू भी क्या होगा IBL, और ये कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर कार्य करता है। चूँकि बल F1 व F2 परिमाण में परस्पर बराबर व दिशा में समांतर व विपरीत होते हैं, यानी इनकी दिशा क्या होती है, समांतर और विपरीत होती है, तथा इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग, यानी एक ऊपर की ओर कार्य करता है, एक नीचे की ओर कार्य करता है, अलग अलग होती है। अतः ये एक बलयुग्म बनाते हैं, जिससे क्या करते हैं, एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम विक्षेपक बलयुग्म, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग कपल कहते हैं। इस बलयुग्म के कारण ही धारावाही लूप अपनी स्थिति में घूमने लगता है, ठीक है। F1 और F2 बल की वजह से ही जो आपका धारावाही लूप है वो अपनी स्थिति में घूमने लगता है। इसके बाद देखते हैं इसका डेरिवेशन क्या था। ये है आपका, देखिए इसमें लिखा है, माना किसी क्षण लूप के तल पर खींचा गया अभिलंब n डैश, ये जो लूप का तल है इस पर खींचा गया एक अभिलंब है n डैश, ठीक है। ये आपकी भुजा थी, भुजा क्या आती है आपकी A और D, ठीक है। AD भुजा की आपकी जो चौड़ाई थी कितनी थी, B थी, ठीक है। अब ये मान लिया हमने जो लूप का तल है ये अपनी अक्ष से कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर रखा हुआ है, ठीक है भाई, थीटा एंगल पर रखा हुआ है। तो हमने क्या करना है, ये जो इसकी लंबाई है, यानी ये जो इस भुजा की लंबाई है, चौड़ाई है, इसे हमने घटकों में तोड़ देना है, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी साइन थीटा, और थीटा के बेस वाली भुजा क्या होती है आपकी कोस थीटा, ठीक है। तो यानी आपने क्या करना है ना, घटकों में तोड़ देना है। जैसे ही आप घटकों में तोड़ेंगे तो देखिए थीटा ये है आपका, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी ये क्या होगी आपकी साइन थीटा, और थीटा के बेस वाली जहाँ से एंगल बनना शुरू हुआ ये क्या होगी कोस थीटा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं B कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं B कोस थीटा, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे B साइन थीटा, ठीक है। तो आपका देखिए बल इस वाली भुजा पर लग रहा था इस तरीके से, और बल इस वाली भुजा पर लग रहा था इस तरीके से, यानी एक बल आपका नीचे की ओर था, एक बल आपका ऊपर की ओर था, ठीक है। तो आपका बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है, बल आघूर्ण का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बल आघूर्ण का फॉर्मूला था बल गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी, यानी बल गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी। तो देखिए इसके बाद क्या लिख रखा है इसमें, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण बनाती है, यानी जो इसका तल है लूप की जो अक्ष है चुंबकीय क्षेत्र से कितने के एंगल पर है, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा के एंगल पर बनी है। तब लूप पर कार्यरत विक्षेपक बलयुग्म, तो ठीक है, बलयुग्म क्या होता है, बलयुग्म आघूर्ण बल गुणा लंबवत दूरी, यानी बल क्या था आपका IBL, ठीक है, ऊपर की ओर भी IBL था, नीचे की ओर भी IBL था, और लंबवत दूरी क्या है, दोनों बलों के बीच की दूरी क्या है ये आपकी B साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए जो आपका L है और B है ये क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होगा लूप का क्षेत्रफल, यानी आप L और B की जगह पर क्या लिख सकते हैं A, तो आपका फॉर्मूला आया था टो बराबर IAB साइन थीटा, ये आ गया आपका बल आघूर्ण, ठीक है। परंतु हमसे डेरिवेशन में कहा था, यानी क्वेश्चन में कहा था हमें टो बराबर NIAB तक करना है ये सिद्ध, ठीक है, NIAB तक हमको निकाल करके दिखाना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें लिखा है यदि बलयुग्म धारा लूप को घुमाकर ऐसी स्थिति में ले जाता है जिससे लूप की अक्ष n डैश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, अर्थात धारा लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र से कितने का एंगल बनाए, शून्य का, और समांतर है तो कैसा बनेगा, शून्य का, अतः बलयुग्म शून्य हो जाएगा। इस स्थिति में आपका बलयुग्म आघूर्ण कैसा हो जाता है, शून्य, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप थीटा का वैल्यू क्या रखोगे 0, और साइन 0 का मान कितना होता है 0, ठीक है। तो पूरा का पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, शून्य। इसके बाद लिखा है यदि एक लूप के स्थान पर n लूपों से बनी एक कुंडली या n फेरों से बनी एक कुंडली या परिनालिका हो तो पूरी कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, तो आपने क्या करना, उसमें n से बस मल्टीप्लाई कर देना है भाई। एक फेरे के कारण क्या होगा, 1 से गुणा कर रखा है यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में, यदि n फेरे हो गए तो n से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यदि कुंडली त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो, ठीक है, कि जो कुंडली त्रिज्या है यदि आपकी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो तो आपका जो एंगल होता है कितना होता है, ये होता है 90 डिग्री। क्यों होता है, देखिए इस प्रकार से होता है, ये आपको चित्र दिखाया गया है, इसमें आपका एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। ये कुंडली त्रिज्या होती है, ठीक है, इसमें ये जो फोर्स लगता है सब तरफ लंबवत दिशा में लगता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है आपका 90 डिग्री, यानी अब साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो यानी यहाँ पर क्या रख देंगे हम साइन 90, यानी साइन 90 का मान 1, तो यहाँ पर क्या बच जाता है आपका तो बराबर NIAB, यहाँ तक ही आपको कहा गया था इसमें लिखा। इस स्थिति में कुंडली का तल प्रति एक स्थिति में बल रेखाओं के समांतर रहता है। इस प्रकार इस स्थिति में कुंडली पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, टो बराबर NIAB, ठीक है।
तल समांतर रहता है परंतु अक्ष लंबवत रहती है। हमें जो थीटा देखना होता है अक्ष से, ठीक है भाई। तो अक्ष देखिए, मान लीजिए जैसे आपका ये चुंबकीय क्षेत्र था, इस तरीके से ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है और ये आपका तल है। तो ये जो तल है आपका ये वाला, ये तो है समांतर, परंतु जो इसकी अक्ष होगी, अक्ष तो इस प्रकार से होगी ना, और जो एंगल होता है वो किससे होता है, अक्ष से। तो अक्ष से तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब कभी आप ये सोचें कि यहाँ पर तो समांतर लिखा है, ठीक है। तो समांतर का मतलब क्या है, ये तल समांतर है परंतु आपकी अक्ष कैसी है, 90 डिग्री पर ही है, ठीक है। तो अक्ष का एंगल कितना होगा, 90। तो साइन 90 का मान कितना होगा, 1। इसलिए यहाँ पर क्या बच जाता है, टो बराबर NIAB। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अथवा इसमें लिखा है, सिद्ध कीजिए कि श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में धारा तथा विभवांतर समान कला में होते हैं। यानी आपको ये सिद्ध करना है कि अनुनाद की स्थिति में धारा और जो विभवांतर है वो समान कला में होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रेणी अनुनादी परिपथ होता क्या है। श्रेणी अनुनादी परिपथ, सीरीज रेजोनेंस सर्किट्स। इसमें देखिए क्या लिखा है भाई, ये इस प्रकार से होते हैं। यानी इनमें क्या होता है, आपका प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरक तीनों एक साथ जुड़े होते हैं। तो ऐसी परिपथ कहलाते हैं आपके श्रेणी अनुनादी परिपथ। तो इसमें लगा वह LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें आरोपित वोल्टेज व परिपथ में प्रवाहित मुख्य धारा समान कला में होते हैं तथा आरोपित वोल्टता की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है। यानी इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो श्रेणी अनुनादी परिपथ पर आरोपित जो वोल्टता है और उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा है वे समान कला में होते हैं, और यही चीज़ हमको सिद्ध करनी है, ठीक है। तथा आरोपित वोल्टता की जो आवृत्ति है, जो आपने वोल्टेज लगाया है, इसकी जो आवृत्ति होती है वो परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति की क्या होती है, बराबर। तो ऐसे परिपथ आपके क्या कहलाते हैं, श्रेणी अनुनादी परिपथ कहलाते हैं। श्रेणी अनुनादी परिपथ में प्रेरण प्रतिघात XL, धारित्य प्रतिघात XC बराबर होते हैं। ये इसकी शर्त रहती है कि श्रेणी अनुनादी परिपथ में जो आपकी प्रेरण प्रतिघात होती है XL और जो धारित्य प्रतिघात होती है XC एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अतः परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, Z प्रतिरोध के बराबर तथा परिपथ में प्रवाहित धारा अधिकतम होती है, ठीक है। इस कंडीशन में परिपथ में बहने वाली धारा कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, और जो आपकी प्रतिबाधा होती है परिपथ की वो केवल किसके बराबर होती है, प्रतिरोध के ही बराबर होती है। तो देखिए इसमें हम क्या लिखते हैं फिर, माना कैपिटल C धारिता का एक संधारित्र, कैपिटल L प्रेरक की एक कुंडली तथा प्रतिरोध कैपिटल R प्रत्यावर्ती स्रोत V बराबर V0 साइन ओमेगा t के श्रेणी क्रम में लगे हैं। जैसा कि आपको देखिए चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर एक संधारित्र है C, एक आपका प्रेरक तो है L और एक आपका प्रतिरोध है। ये एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में आपस में जोड़ रखे हैं। तो यदि आपने इसकी प्रतिबाधा निकालनी है तो प्रतिबाधा कैसे निकालते हैं, Z बराबर जब तीनों जुड़े होते हैं फॉर्मूला होता है √R² प्लस XL माइनस XC। वास्तव में यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंस, ठीक है, XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपने पता है फॉर्मूला XL का फॉर्मूला क्या होता है, XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L और XC का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा C। ये फॉर्मूला रख देना है। और इसके बाद देखिए आपको इसकी शर्त बताया गया था, श्रेणी अनुनादी परिपथ की शर्त होती है जितना आपका XL होता है उतना ही आपका क्या होता है, XC भी होता है, ठीक है। तो यानी XL का वैल्यू क्या आता है, ओमेगा L और XC का वैल्यू क्या आता है, 1/ओमेगा C। तो इसमें यही कर रखा है, यदि आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता परिपथ में बहने वाली धारा के बीच कालांतर कितना हो, फाई, तो फॉर्मूला क्या होता है, tan फाई बराबर, ये आपने पढ़ रखा होगा, जब तीन कंडीशन में इन्हें जोड़ते हैं, जब हम तीनों को एक साथ जोड़ते हैं तब आपका कालांतर क्या होता है, कालांतर होता है tan फाई बराबर XL डिफरेंस XC। यानी यहाँ पर माइनस लिखा, आप डिफरेंस भी बोल सकते हैं, डिफरेंस इस तरीके से लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो XL माइनस XC/R ये होती है आपकी कालांतर, और XL का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा L और माइनस XC का 1/ओमेगा C। R ऐसा कैसे रहने वाला है। तो परिपथ में बहने वाली धारा, तो धारा का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, ओम के नियम से V/R। R का मतलब क्या है, प्रतिबाधा, यानी टोटल प्रतिरोध कितना होगा। और यहाँ पर बताया गया है टोटल प्रतिरोध किसके बराबर होता है, प्रतिबाधा के। तो यहाँ पर क्या रख देते हैं हम, Z। अब लिखा है यदि XL बराबर XC हो तो, यदि XL बराबर XC हो तो आपका कालांतर कितना होता है, शून्य। XL बराबर XC होने पर कालांतर कितना हो जाएगा, शून्य। कैसे हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पर, यदि आप इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पर XL ही लिख देते हो तो XL माइनस XL कितना बचा, XL से XL खत्म, शून्य बचा, तो ठीक है। और यदि आप शून्य को किसी संख्या से भाग देंगे तो भी शून्य आएगा, ठीक है। और फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, शून्य।
यानी XL और XC यदि बराबर होते हैं, और ये शर्त होती है श्रेणी अनुनादी परिपथ की कि XL और XC आपस में बराबर ही होते हैं, तो यानी आपका कलांतर कितना आता है? शून्य। अर्थात वोल्टेज व धारा समान कला में होते हैं, यानी वोल्टेज के और धारा के बीच कोई भी कलांतर नहीं है। इसका मतलब क्या है? समान कला में चलते हैं, ये तो लिखा था। यदि आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टा व परिपथ में बहने वाली धारा के बीच कलांतर कितना हो? फाई हो, तो हमारा कलांतर निकल करके आया था ये। यदि अब ये कलांतर ही हमारा कितना आ गया? शून्य। इसका मतलब क्या है? जिस कला में आपकी विद्युत धारा प्रवाहित है उसी कला में आपका वोल्टेज भी प्रवाहित हो रहा है, और यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी कि श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं। ठीक है, अतः इनके बीच का कोण शून्य होगा। इस स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा किसके बराबर होती है? R के बराबर होती है, अपने प्रतिरोध के बराबर होगी, अर्थात न्यूनतम होगी। ठीक है, कम होगी। और इस कंडीशन में विद्युत धारा आपकी अधिकतम प्रवाहित होगी, यानी I बराबर क्या होगा? V/R अधिकतम होगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली तरंग प्रसारित की जा सकती है। यानी एक प्रसारण केंद्र जिससे आप 300 मीटर की तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों को प्रसारित कर सकते हैं। एक 2.4 माइक्रोफैरड धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली से प्रेरकत्व की परिकल्पना कीजिए। आपको दिया क्या है? आपको लैम्बडा दे रखा है तरंग दैर्ध्य, आपको संधारित्र की धारिता दे रखी है 2.4 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसने आपको क्या करना है? माइक्रोफैरड को फैरड में बदल लेना है, 10⁻⁶ से गुणा करके हैं, तो यहाँ से माइक्रो हट जाता है और क्या बच जाता है? केवल फैरड बच जाता है। तो यानी फॉर्मूला आता है, यानी वैल्यू आ जाता है इसका C बराबर 2.4 × 10⁶ फैरड। ठीक है, इसके बाद आपने क्या निकालना है? L निकालना है। ठीक है, तो इससे पहले देखिए आपको क्या पता होना चाहिए? इससे पहले आपको फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आपको पता होना चाहिए। यदि आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F बराबर, ये तो देखिए नॉर्मल फार्मूला होता है, नॉर्मल फार्मूला होता है C बराबर यानी V बराबर क्या होता है? N लैम्बडा। तो N क्या होता है? आपका आवर्ती। अब यहाँ हम श्रेणी अनुनादी परिपथों के लिए आवर्ती के रूप में किसका यूज़ करते हैं? F का, तो हम लिख देंगे C बराबर F लैम्बडा। F क्या है? आपका आवर्ती। C क्या होती है? प्रकाश की चाल, ये आपको पता रहती है प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ ठीक है, F क्या है? आपका फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती जो आपने निकालनी है इसमें पहले, और 300 क्या है? आपका लैम्बडा। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसे इधर ले जाएंगे इसके बेस में। ठीक है, तो यदि इससे आप डिवाइड करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और इसकी 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितनी बचेगी? 6। यानी आपकी यहाँ से आवर्ती आ जाती है। आवर्ती कितनी निकल करके आ गई? 10⁻6 हर्ट्ज। इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज इसका मात्रक होता है। ठीक है, अब आपने करना क्या है? अब आपने फार्मूला लगा देना है। स्वाभाविक आवर्ती का फार्मूला होता है F बराबर 1/2π√LC। ठीक है, F बराबर 1/2π√LC। तो इसमें क्या करना है? दोनों ओर का वर्क कर देंगे। जब हम दोनों ओर का वर्क करेंगे तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा, और 2 का क्या हो जाएगा? 4π²। इसका रूट हट जाएगा, यानी LC। आपको क्या निकालना है? L। तो F कहाँ चला जाएगा? बेस में, और L कहाँ जाएगा? यहाँ पर ऊपर। ठीक है, L इस तरीके से ऊपर चला जाएगा। तो L बराबर फार्मूला हो जाता है 1/4π² C × F²। 4 ऐसे कैसे ही, पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.14 × 3.14। आपको C का वैल्यू दिया था 2.4 × 10⁻⁶। आपने फ्रीक्वेंसी निकाली 10⁻⁶, इसका क्या था? स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिया गया। ठीक है, अब आपने यहाँ से 1 पॉइंट हटाया, 2 पॉइंट हटाए, 3 पॉइंट हटाए। ठीक है, तो ऊपर आपकी टोटल कितनी पावर आ जाती है भाई? सॉरी, यहाँ से आपका 2 पॉइंट हटा, यहाँ से भी 2 पॉइंट हटा, यहाँ से 1 पॉइंट हटा, यानी 2, 4 और 1 5, यानी 5 आपने लिख दिया। ठीक है, और जो आपकी पावर थी यहाँ पर देखिए, पावर प्लस की और माइनस की कैंसिल, तो पावर कैसी बचती है? केवल प्लस की। ये ऊपर जाके कैसे हो जाएगी? माइनस की। तो यानी आपका यहाँ से वैल्यू निकल करके आ गया, ये वाला वैल्यू आ जाता है आपका ज़रा कितना है भैया? 1,00,000 × 10⁻⁻6। ये -6 है, ये +5 है, तो यानी कितना बचने वाला है ऊपर? ठीक है, यदि आप इस सब को हल करेंगे तो यानी ऊपर बचता है आपका 10⁻⁻1। यदि इसे आप हल करेंगे तो यहाँ से आपका वैल्यू आएगा निकल करके। यानी आपने क्या करना है? 1,00,000 को डिवाइड कर देना इन सब से। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका जाता है वैल्यू 0.0105 और गुणा 10⁻⁻6। यदि आपने इसकी पावर माइनस में बढ़ानी है, ठीक है, तो पॉइंट को इधर की ओर खिसकाना पड़ेगा। यदि आप इधर खिसकाते हैं 2 अंक, तो इसकी 2 पावर माइनस में बढ़ जाती है। ठीक है, यानी आपका यहाँ से आंसर क्या आ जाता है भाई? आंसर आ जाता है आपका, क्या आंसर आएगा आपका? आंसर आ जाता है आपका 1.05 × 10⁻⁻8 हेनरी। यही हमसे पूछा था कि प्रेरकत्व बताइए कितना होगा।
इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 8। इसमें लिखा है अन्योन्य प्रेरण से क्या अभिप्राय है, यानी आपको अन्योन्य प्रेरण के बारे में बताना है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा भी देनी है और 2 समतल कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र भी स्थापित करना है। सबसे पहले देखते हैं हम अन्योन्य प्रेरण होता क्या है। इसमें लिखा है यदि कुंडलियों को अति समीप रखकर एक में धारा प्रवाहित करे अथवा प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करे तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की यह घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। और अन्योन्य प्रेरण की उदाहरण क्या है, सबसे अच्छा ट्रांसफार्मर तथा प्रेरण कुंडली। यानी इसमें आपने क्या करना है, 2 कुंडली लेनी है, दोनों कुंडलियों को एक दूसरे के पास पास रख लेना है। यदि दोनों कुंडली में से आप एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इससे क्या होता है, दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। या फिर यदि इसमें धारा प्रवाहित है तो इसके धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, यानी इसे कम ज़्यादा करते हैं। तो कम ज़्यादा करने से क्या होगा, इसके चुंबकीय फ्लक्स घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, जब दूसरी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स घटता है और बढ़ता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण इसमें क्या होता है, एक विद्युत धारा बहने लगती है जो हमें धारामापी के द्वारा दिखाई दे जाती है। ठीक है, यदि हम इसे बंद कर देते हैं, यदि हमने यहाँ से क्या कर दिया, इसे ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो अब इसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी। ठीक है, जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसमें कोई भी हमें विद्युत धारा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता हुआ नहीं दिखाई देना का। ये जो घटना है आपने देखी, इस कुंडली को इस कुंडली से टच नहीं किया, कहीं पर आपने कनेक्शन नहीं किया, आपने क्या करा, बस जो पहली कुंडली थी, पहली कुंडली में जो बह रही थी विद्युत धारा, उसके मान में लगातार परिवर्तन किया या इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की उच्च आवृत्ति की। तो इससे क्या होगा, जो ये संबंधित है दूसरी कुंडली से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स है इसमें परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसमें विद्युत धारा बहती है। किसकी वजह से, प्रेरण के कारण बहती है। ठीक है, ये घटना ही कहलाती है अन्योन्य प्रेरण। इसके बाद है अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा। तो अन्योन्य प्रेरण जो होता है आपका, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, यानी आपने धारा किस में प्रभावित करी थी, पहले वाली कुंडली में, तो पहले वाली कुंडली में आपने धारा मान लिया I1 है। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स में किसके परिवर्तन हो रहा था, दूसरी कुंडली के परिवर्तन हो रहा था चुंबकीय फ्लक्स में। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, φ2। ठीक है, यदि इसमें फेरों की संख्या n है तो क्या मान लिया, N2। ठीक है, पहली कुंडली में क्या होगी, N1। तो यानी आपने धारा प्रवाहित करा पहली कुंडली में और परिवर्तन हो रहा है दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या में। ठीक है, तो यानी ये जो होगा आपका विद्युत धारा जितना बढ़ेगा या जितना घटेगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो यानी यहाँ पर लिखा है N2 φ2 अनुक्रमानुपाती किसके होता है, I1 के। अब यहाँ से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए यहाँ पर एक नियतांक आता है M। ठीक है, ये जो M है इसी को बोलते हैं हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इसे लिखते हैं M से। तो यानी आपका M का वैल्यू यहाँ से क्या जाएगा, N2 φ2 अपॉन I1। ठीक है, N2 क्या होता है, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या, φ2 क्या होता है आपका, φ2 होता है दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, और I1 क्या होता है, पहली कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा। यदि आप पहली कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करके दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर रहे हैं तो ठीक है, तो आपके यहाँ पर विद्युत धारा I1 ही ली जाएगी। इसके बाद आपको इसकी परिभाषा बताना है। तो परिभाषा बताने के लिए हमने क्या करा, I को मान लिया 1 एम्पियर, तब आपका M बराबर क्या बच जाएगा, M बराबर बच जाएगा N2 φ2। यानी यदि 2 कुंडलियों को पास रखकर प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो द्वितीय कुंडली से बद्ध संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होती है। यानी आपने क्या करा, पहली कुंडली में यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कर दी है तो दूसरी कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संपूर्ण संख्या है वही क्या होती है, आपके अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होती है। यही होती है इसकी परिभाषा। इसके बाद इसमें एक डेरिवेशन कहा था, डेरिवेशन देखते हैं इसका। यह 2 समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व हमें सिद्ध करना था। तो इसमें हमने क्या माना 2 समीप रखी वृत्ताकार कुंडलियों की त्रिज्या व तार के फेरों की संख्या क्रम से कितनी है, R1। और जो पहली कुंडली की त्रिज्या R1 है और पहली कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, N1। दूसरी कुंडली की त्रिज्या R2 है और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, N2। एवं प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा कितनी प्रवाहित कर दी आपने, I1 बह रही है। तो यदि आप पहली कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो दूसरी कुंडली जो होगी उसके चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या में क्या होने वाला है, परिवर्तन हो रहा है। N और φ को हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। ठीक है, तो फिर लिखा है चूंकि कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, M बराबर N2 φ2 अपॉन I1। ठीक है,
यदि आप phi 2 का वैल्यू लिखेंगे तो phi 2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, B1A2। B1 का मतलब क्या है, पहले कुंडली में बहने वाली वैद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और वो किसके क्षेत्रफल पर प्रभाव डालता है, दूसरी कुंडली के क्षेत्रफल पर प्रभाव डालेगा। यानी दूसरी कुंडली के जितने एरिया को भी कवर करेगा तो दूसरी कुंडली का एरिया लिया जाना है यहाँ पर, ठीक है, और पहली कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र लिया जाना है। तो यानी हम phi 2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, B1 × A2 और अपॉन क्या है, I1। अब आपको बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वृत्ताकार कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वृत्ताकार कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है μN1I1/2R। वास्तव में तो फॉर्मूला होता है μNI/2R, ठीक है। पहली कुंडली के देख रहे हैं तो सब जगह पर क्या कर देंगे, 1 1 1, ठीक है। और आपका एरिया किस कुंडली का है, दूसरी कुंडली का, तो दूसरी कुंडली के लिए क्या होता है एरिया πr², ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, πr2², ठीक है, यानी दूसरी कुंडली की त्रिज्या लेंगे। तो अब आपने ये वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। आपने इसकी जगह पर रख दिया, बी की जगह पर μN1I1/2R1 और क्षेत्रफल की जगह πr2², ठीक है, और बटे में क्या आता है I1, तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या बच जाता है आपका यहाँ पर, देखिए भाई, μπr2², ये रहा μπr2², और जो ये बचा आपका N1 N2, ये लिखा है यहाँ पर N1 N2, और बेस में क्या था 2R1, ठीक है, यानी पहली कुंडली की त्रिज्या। यही होता है हमारा दो समतल कुंडली या वृत्ताकार कुंडलियों के बीच में अन्योन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र, ठीक है। इसके बाद है इसमें अगला क्वेश्चन, अथवा है इसमें लिखा है हाइगेन्स का प्रकाश तरंग संचरण संबंधी सिद्धांत क्या है, इसकी सहायता से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। यानी आपको सबसे पहले तो ये बताना है हाइगेन्स का प्रकाश तरंग संचरण संबंधी सिद्धांत है क्या, और इसकी सहायता से आपको किसकी व्याख्या करनी है, अपवर्तन की व्याख्या भी करनी। तो सबसे पहले देखते हैं हम हाइगेन्स का प्रकाश तरंग संचरण संबंधी सिद्धांत। इसमें लिखा है भाई, हाइगेन्स ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के लिए सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक है। किसी माध्यम में इन्होंने बताया था कि तरंग इस प्रकार से चलती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश व ध्वनि तरंगें संचरित होती है। यानी सिद्धांत के अनुसार जो हाइगेन्स का सिद्धांत है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइगेन्स के सिद्धांत से कौन सी तरंगें संचरित होती है, तो प्रकाश तरंगें और ध्वनि तरंगें संचरित होती है। इसी सिद्धांत को हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। और हाइगेन्स ने तरंगों का संचरण निम्न परिकल्पनाओं के आधार पर समझाया। पहली परिकल्पना दिया था, जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न होती है तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं। कंपन इसमें का एक ही तल में कंपन करने वाले कणों का बिंदु पथ क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। यानी जब किसी माध्यम में तरंग उत्पन्न होती है तो माध्यम के सभी कण क्या करते हैं, कंपन करते हैं, ठीक है। और एक ही कला में यदि सभी कण कंपन कर रहे हैं तो उनका जो बिंदु पथ है वो क्या कहलाता है, आपका तरंगाग्र कहलाता है। दूसरा पॉइंट है, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं। यानी तरंगाग्र जो है आपका, उस पर जितने भी पार्टिकल है वे सब भी ऐसे कार्य करते हैं जैसे वे खुद से भी क्या हो, स्रोत, यानी उनसे भी तरंगे सभी दिशाओं में निकल रही हो, जिससे सभी दिशाओं में नई गोलीय तरंगे निकलती है और इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएँ कहते हैं। ये तरंगिकाएँ मूल तरंग की चाल से आगे बढ़ती है, यानी जो मूल तरंग की चाल थी उससे आगे की ओर ये बढ़ती है, जैसा कि आपको दिखाया गया है इसमें। ये है आपका एक स्रोत, ठीक है। स्रोत से सभी दिशाओं में इस तरीके से तरंगें निकलती हैं, ठीक है। अब ये आपने क्या कर दिया, ये है आपके पार्टिकल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये जो है ये सब क्या है, पार्टिकल्स हैं। ये सभी क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक ही तल में दिखाई दे रहा है, सारे सारा ये क्या है, एक तल AB, ठीक है। अब आपने क्या करा, यहाँ पर एक ये जो आपका तल है इससे भी तरंगे इस तरीके से सभी दिशाओं में निकलेगी बाहर की ओर, ठीक है। इस वाले पॉइंट से इस तरीके से निकलेगी सभी दिशाओं में, इस वाले पॉइंट से भी इस तरीके से निकलेगी सभी दिशाओं में, ठीक है। अब आपने एक और तरंगाग्र आगे की ओर ड्रॉ कर दिया, तो ये जो इनसे तरंगे निकली है ये तरंगे क्या है, द्वितीयक तरंगिकाएँ कहलाती है, ठीक है। एक नया तरंगाग्र फिर से बनेगा, ठीक है। ये क्या होगा, A' और B' नया तरंगाग्र होगा ये, ठीक है भाई। इसके बाद देखिए ये कैसा है, गोलीय तरंगाग्र, ये कैसा है, समतल तरंगाग्र। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगिकाओं का आवरण अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए खींचा गया पृष्ठ उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को व्यक्त करता है। यानी ये जो आपने
ये जो आपकी द्वितीयक तरंगिकाएँ निकल रही थी, यदि इनसे होते हुए आपने एक और पृष्ठ खींच दिया तो ये नए तरंगाग्र को बताएगा। ये आपका मेन तरंगाग्र है, ठीक है, इस पर पार्टिकल उपस्थित है। ये आपका दूसरा तरंगाग्र, इनको टच करते हुए यदि आप खींचेंगे तो। इसके बाद इसमें लिखा है व्यक्त करता है चित्र में ए डैश व बी डैश नया तरंगाग्र है, जैसा कि हमने आपको दिखाया है। हाइगेंस के अनुसार इसका पीछे वाला भाग अग्रसरित होने वाले तरंगाग्र का भाग नहीं है, यानी जो आपको डॉट डॉट दिखा रखा था वो आपको अग्रसरित होने वाले तरंगाग्र का भाग नहीं है। इसके बाद इसका डेरिवेशन इसमें कहा था कि इसकी सहायता से आपको क्या करना है, अपवर्तन की व्याख्या करनी है। तो इसमें लिखा है माना एम डैश माध्यम 1 जो क्या है विरल तथा माध्यम 2 जो क्या है सघन को पृथक करने वाला पृष्ठ को निरूपित करता है। अभी आपको चित्र दिखाते हैं, उसमें है माना V1 व V2 क्रम से माध्यम 1 व माध्यम 2 में प्रकाश के वेग को व्यक्त करते हैं। यानी माध्यम 1 में प्रकाश की चाल V1 है और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल V2 है। एक समतल तरंगाग्र AB अपवर्तक तल M डैश पर आपतित तरंगाग्र है जिसका भाग A अपवर्तक तल को स्पर्श करता है एवं भाग B विरल माध्यम में ही रहता है। जैसा कि देखिए आपको चित्र में दिखाया गया है। यह है आपका एक तल M और M डैश, ठीक है। ऊपर वाला माध्यम है ये माध्यम 1 विरल और ये है माध्यम 2 सघन माध्यम। तो विरल माध्यम है, इसमें प्रकाश की चाल V1 है और इसमें प्रकाश की चाल क्या है V2 है, ठीक है। ये सारी बातें बताई गई है। और फिर बताया है ये आपका एक तरंगाग्र है। तरंगाग्र कौन सा, AB। ये जो AB तरंगाग्र है इसका A सिरा कहाँ पर है, जो तल है आपका यहाँ पर टकरा रहा है, ठीक है। और जो इसका B सिरा है वो अभी तक कहाँ पर है, वायु में, यानी विरल माध्यम में ही बना हुआ है। फिर लिखा माना B को अपवर्तक तल के बिंदु C पर पहुंचने में T समय लगता है, ठीक है। ये तरंगाग्र है, इस तरीके से चल रहा है लगातार इस तरीके से। तो जो तरंगाग्र चल रहा है पहले कौन सा पॉइंट पहुंचेगा A और फिर कौन सा पहुंचेगा बाद में C। तो इतने ये B पॉइंट C पर पहुंचता है, इतने A पॉइंट निकल करके यहाँ तक पहुँच जाता है D तक, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि इसे T समय लगा, B से और C तक पहुँचने में T समय लगा। अतः यदि इसकी आप यहाँ से यहाँ तक दूरी देखोगे BC, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितनी है पहले माध्यम में V1 और समय कितना लग रहा है इसे T। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है BC वो कितनी हो जाती है, V1 × T। फिर लिखा इतने ही समय में तरंगाग्र का A भाग सघन माध्यम में V2 T दूरी तय कर पहुँचेगा। यानी ये जो आपका इतने ही समय में जो T समय है, मैंने बताया था आपको, जो T समय है, T समय में ये भी कुछ ना कुछ चलेगा और ये कितनी दूरी तय कर लेगा, ये कर लेगा A से D तक की दूरी तय कर लेगा, ठीक है। इसमें चाल कितनी होती है V2 और समय इसने भी इतना ही लिया, ठीक है। तो इसलिए इसकी दूरी कितनी होगी टोटल, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी थी आपकी V2 और समय कितना लिया T, ठीक है। तो इसका जो दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, A से D तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी V2T। फिर लिखा है बिंदु A को केंद्र मानकर V2T त्रिज्या का एक चाप दूसरे माध्यम में खींचकर C से एक स्पर्श रेखाखंड खींचा जाता है जो D पर स्पर्श करता है। यानी आपने क्या करा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपने एक चाप खींच दिया। चाप कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दूरी का, ठीक है, V2T दूरी का यहाँ पर इस तरीके से एक चाप खींचा, ठीक है। और इसे इस तरीके से इस पर लंब डाल दिया। तो ये किस पर स्पर्श करेगा, इस बिंदु पर D पर स्पर्श करेगा। तो ये जो होगा आपका, ये होगा आपका तरंगाग्र और ये सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पष्ट यानी स्पर्श करता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा। यही कहलाता है आपका अपवर्तन तरंगाग्र भी। अब फिर क्या लिखा है, करता है तब AD यानी A से D तक की दूरी कितनी होगी, V2T होगी तथा CD अपवर्तित तरंगाग्र होगा। बताया था ना, जो CD है वो सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता है, इसीलिए वो क्या है आपका अपवर्तित तरंगाग्र कहलाता है। चित्रानुसार माना आपतित तरंगाग्र AB व अपवर्तित तरंगाग्र CD अपवर्तक पृष्ठ M डैश के साथ क्रम से I व R कोण बनाते हैं। यानी ये आपका I और साथ साथ में R एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए एक बार, ये जो आपका तरंगाग्र AB और ये है आपका तरंगाग्र नया कौन सा है, अपवर्तन, ये है अपवर्तित तरंगाग्र, ये है आपतित तरंगाग्र, ठीक है। ये कितने का एंगल ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर R का, ये कितने का एंगल ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर I का, ठीक है। तो अब आपने फार्मूला लगा देना है, ठीक है, स्नेल के नियम से। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फार्मूला त्रिभुज ABC
तथा त्रिभुज ADC फॉर्मूला का है साइन आई। साइन आई बराबर क्या होता है भाई, क्या होता है साइन का फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब क्या होता है, थीटा के सामने वाली भुजा। तो देखिए लंब क्या है यहाँ पर, आपका एंगल तो ये बनना था, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, BC। ठीक है, और कर्ण क्या होता है, 90 के सामने वाली भुजा, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है, AC। ठीक है, और लंब क्या है आपका, BC। इसी प्रकार यदि आप दूसरे त्रिभुज में देखते हो, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज है ADC। ठीक है, ये है आपका कौन, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, AD, और ये है आपका यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, कहाँ पर है 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल ये बंदा, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये। ठीक है, तो कर्ण तो आपका AC रहने वाला है दोनों त्रिभुजों में। ठीक है, पहले त्रिभुज के लिए आपका जो लंब है वो क्या होगा, BC, और दूसरे त्रिभुज के लिए आपका जो लंब है वो क्या होगा, AD। तो यही यहाँ पर रख रखा है, यानी साइन आई, यानी पहला त्रिभुज जो है आपका ABC, इसके लिए क्या होगा लंब BC, और इसका कर्ण क्या होगा AC। और BC का वैल्यू हमने निकाला था, कितना आया था, V1T, और AC ऐसा कैसे, इसे मान लें समीकरण नंबर फर्स्ट। और जो दूसरा है साइन R, इसके लिए आपका लंब क्या होगा, AD, और इसका जो कर्ण है वो यही रहेगा AC, और इसका जो AD का वैल्यू आया था, AD का वैल्यू कितना आया था, ये रहा, AD का वैल्यू कितना आया था आपका V2T, ये रख दिया, इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। और इसे हमने क्या कर दिया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से क्या होगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, V1 बटा V2, यानी साइन I बटा साइन R बराबर V1 बटा V2, और बराबर क्या होता है, नियतांक के। और ये नियतांक किसके बराबर होता है, अपवर्तनांक के। ये तो होता है स्नेल का नियम, आप सभी ने पढ़ा है स्नेल का नियम क्या होता है, n बराबर साइन I अपॉन साइन R। ठीक है, तो यही आ गया यहाँ पर, ये n बराबर क्या होता है, साइन I बटा साइन R, और बराबर V1 बटा V2, और बराबर क्या होता है भाई, हाँ आप सभी को पता होगा, फिर होता है आपका λ2 बटा λ1, ये सब होता है। अब लिखा है यदि C निर्वात में प्रकाश का वेग हो तब निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, फॉर्मूला n1 बराबर C अपॉन V1। ठीक है, और दूसरे माध्यम के लिए क्या होगा, n2 बराबर C अपॉन V2। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। यदि आप इन दोनों को डिवाइड करते हो तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, n1 बटा n2 बराबर, n1 बटा n2 बराबर क्या आएगा आपका फॉर्मूला, क्या जाएगा, V2 अपॉन V1। यानी यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, V2 अपॉन V1, यानी V1 अपॉन V2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, n2 बटा n1। और यही तो होता है आपका फॉर्मूला कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसे बोलते हैं स्नेल का नियम। ये जो आपका ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये क्या होता है, स्नेल का नियम। तो लिखा n2 तथा n1 क्रम से माध्यम 1 व माध्यम 2 के अपवर्तनांक है, यानी साइन I अपॉन साइन R बराबर क्या होता है, n2 बटा n1 लिखा है, जिसे माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे पढ़ते हैं हम पीछे से, यानी यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं इसे इस तरीके से, n2 यानी इसका मतलब है दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। चित्र से स्पष्ट है कि आपतित तरंगाग्र अभिलंबवत तथा अपवर्तित तरंगाग्र सभी एक ही समतल में स्थित है, यही अपवर्तन का द्वितीय नियम है। इस प्रकार हाइगेंस के सिद्धांत से अपवर्तन के नियम की व्याख्या होती है। ठीक है, यही हमें करना था। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 9। इसमें लिखा है गॉस का नियम क्या है, इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ के बाहर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखते हैं हम गॉस का नियम होता क्या है। गॉस प्रमेय या गॉस का नियम एक ही बात है। इसमें लिखा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी फाई ई जो होता है वो किसके बराबर होता है, Q/ε0 के, यानी आवेश गुणा 1/ε0 के बराबर होता है आपका क्या, फाई ई। यही होता है हमारा गॉस का प्रमेय। फिर लिखा इसके बाद में एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसमें मान लिया हमने एक गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, और उस पर आवेश कितना है, सतह पर Q है, एक समान रूप से फैला हुआ है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसके पृष्ठ के बाहर कितना होगा विद्युत क्षेत्र। तो इसमें हमने लिखा जब
बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित है, और बाहर स्थित है मतलब उसकी हमने दूरी कितनी मान ली। ये देखिए चित्र है, चित्र में ये जो हमारा गोलीय कोश है, गोलीय कोश की खुद की त्रिज्या कितनी है, खुद की त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक है r। अब ये कोई बाहर पॉइंट है p, ठीक है, ये पॉइंट है p, तो इसकी दूरी हमने क्या मान ली, स्मॉल r। तो आप देखिए स्मॉल r कैपिटल R से तो ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पर लिखा है कि जो स्मॉल r है, स्मॉल r कैपिटल R से ज़्यादा है, ठीक है। फिर लिखा है चित्र के अनुसार कैपिटल O केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यानी जो आपका केंद्र O है, इसको हमने केंद्र मान करके क्या करा, स्मॉल r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ बना दिया। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, जो चारों तरफ से आवेश को परिबद्ध करता है, घेरता है। यदि आवेश इसके अंदर नहीं हुआ तो ये गॉसियन पृष्ठ नहीं होगा, फिर इसमें गॉस की प्रमेय लागू नहीं होगी, ठीक है। फिर लिखा है इसके अंदर समान दूरी होने के कारण इस पृष्ठ के प्रति एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E का परिमाण तो समान होता है, परंतु उसकी दिशा अलग अलग होती है, ठीक है। इसमें देखिए समान दूरी है, यहाँ से भी समान दूरी होगी, ये भी समान दूरी होगी, ये भी समान दूरी, क्योंकि त्रिज्या तो सभी जगह पर समान होगी, ठीक है। त्रिज्या समान होगी तो इसमें लिखा है वैद्युत क्षेत्र का परिमाण तो समान होगा, परंतु इसकी दिशा अलग अलग होगी। यदि आप इस वाली दिशा में देखेंगे तो दिशा अलग होगी, इधर देखेंगे तो दिशा अलग होगी, ठीक है। अब हम पॉइंट कौन सा ले रहे हैं, P। तो P यदि हम पॉइंट पर देखते हैं तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, तल के लंबवत। वो जो वैद्युत क्षेत्र निकलेगा वो भी कैसे निकलेगा, तल के लंबवत। यानी आपका वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में होगा और आपका क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में होगा। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कैसा होगा, शून्य का। फिर लिखा है अलग अलग एवं उस बिंदु पर त्रिज्या होती है, यानी एक ही दिशा में होती है। बिंदु P पर गॉसियन पृष्ठ की सतह पर एक अल्पांश क्षेत्रफल dA लेते हैं। यानी यहाँ पर आपको करना है एक अल्पांश क्षेत्रफल dA ले लेना है, इस तरीके से एक अल्पांश क्षेत्रफल लेना है आपका dA, इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। ये होता है dA क्षेत्रफल। अभी आप बोलते थे जिसके सदिश क्षेत्रफल की दिशा भी त्रिज्या होती है, यानी इसके जटिल क्षेत्रफल की दिशा भी क्या होती है, त्रिज्या ही होती है। इसके बाद गॉस के नियम से आपने गॉस का नियम लगा देना है। तो गॉस का नियम क्या होता है, फाई E बराबर इंटीग्रल E इंटू dA। यानी छोटा से हम किसके लिए देखेंगे, क्षेत्रफल के लिए। टोटल क्षेत्रफल के लिए देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, टोटल इंटीग्रल करना पड़ेगा संपूर्ण देखने के लिए, ठीक है। तो देखिए E डॉट dA लिखा है। E डॉट dA का मतलब क्या होता है, A डॉट B, यानी A वेक्टर डॉट B वेक्टर। A वेक्टर डॉट B वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कोस थीटा। यानी ए की जगह क्या है E और बी की जगह क्या है dA। तो यहाँ पे लिखेंगे E dA कोस थीटा। अब आपको बताया फाई E का वैल्यू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपने फाई E का वैल्यू क्या रख दिया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने आपको बताया था E तथा dA की दिशा समान है, यानी यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या होगा, शून्य। यदि आप थीटा का वैल्यू शून्य रखते हो तो कोस शून्य का वैल्यू कितना होता है, 1, ठीक है। कोस शून्य का वैल्यू कितना होता है, 1। यानी यहाँ पर 1 आ जाएगा इस पूरे की जगह, जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा इसकी जगह पर 1 आ जाएगा। तो कितना बचेगा, इंटीग्रल E dA, और बराबर किसके होगा, ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। E का परिमाण संपूर्ण पृष्ठ के लिए समान है, इसलिए E तो आ जाएगा बाहर। इंटीग्रल किसका करा जाएगा, क्षेत्रफल का, और बराबर किसके होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब इसमें हमने कर देना है इंटीग्रल। अब हमने कितनी त्रिज्या का गोला लिया था, स्मॉल r त्रिज्या का गोला लिया था। तो स्मॉल r त्रिज्या गोले के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ये गॉसियन पृष्ठ का क्या होगा, क्षेत्रफल। तो अब आपने इसे मान लिया था समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण नंबर 1 जो भी है। तो अब आपने क्या करना है, इस A की जगह पर ये वाला वैल्यू रख दीजिए। इस A का क्या था, 4 पाई r स्क्वायर, और बराबर क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको क्या निकालना था, वैद्युत क्षेत्र। तो ये जो 4 पाई r स्क्वायर ये कहाँ चला जाएगा, बेस में। तो क्या रहता है, 4 पाई, ये जो एप्सिलॉन नॉट इसके साथ लिख लिया, और r स्क्वायर भी यहाँ पे लिख लिया, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर, और ऊपर क्या था, Q। तो आपका यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है। फॉर्मूला क्या आता है भाई, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। यदि आप इसे और इंटू क्या होता है, r कैप क्या होता है, एकांक सदिश। यानी जो आपका वैद्युत क्षेत्र ये आया है, ये क्या आता है, वृत्ताकार जो पथ है आपका, जो गॉसियन पृष्ठ है, उसकी त्रिज्या की वर्ग क्या होता है, वृत्त कर्मानुपाती होता है। यही हमसे पूछा गया था कि कितना वैद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अथवा इसमें लिखा है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग का दोलित्र वैद्युत क्षेत्र जो कि दिया गया है y बराबर 30 साइन और ब्रैकेट के अंदर 2 × 10⁻11t
प्लस 300 पाई एक्स वोल्ट प्रति मीटर से दिया जाता है। ज्ञात कीजिए पहला पॉइंट वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य, दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम और तीसरा है दोलित चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। तो आपको ऐसा समीकरण दे रखा है ई वाई, वाई का मतलब क्या है, ये वाई अक्ष की ओर है। ठीक है, यहाँ एक्स लिखा होता है तो एक्स अक्ष की ओर होता है, वास्तव में एक्स अक्ष की ओर चलती है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग, और जो आपका ई होता है वो वाई अक्ष की ओर होता है और जो बी होता है वो होता है जेड अक्ष की ओर। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखनी है बातें। तो यानी आपको दिया गया है 30 साइन और ब्रैकेट के अंदर 2 गुणा 10⁻11t और प्लस 300 पाई एक्स। तो आपको इस समीकरण से तुलना कर देनी है। समीकरण क्या होते हैं, ई वाई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, क्या होता है संचरण नियतांक और ओमेगा क्या होता है कोणीय वेग। तो आपने जब तुलना करोगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस समीकरण में ई नोट की जगह पर क्या लिखा है 30, ओमेगा की जगह पर क्या लिखा है 2 गुणा 10⁻11, के की जगह पर क्या लिखा है 300 पाई। तो हमने ये सारी चीज़ें लिख दिया, यानी ई नोट का वैल्यू कितना है 30 वोल्ट प्रति मीटर। ओमेगा का मान कितना होता है 2 गुणा 10⁻11 रेडियन प्रति सेकंड, और जो के है आपका संचरण नियतांक इसका वैल्यू कितना होता है 300 पाई रेडियन प्रति मीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या था, पूछा था आपसे कि तरंग दैर्ध्य निकालिए पहले पॉइंट में। तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है लैम्बडा। तो आपको पता होना चाहिए के का फॉर्मूला, के का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा। तो आपने के की जगह पर क्या रख दिया 2 पाई अपॉन लैम्बडा, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और जो 300 है 320 में और लैम्बडा इधर चला जाता है, तो आपका लैम्बडा बराबर आता है 2/300। यदि 2 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 2/150। ठीक है, यदि आप इसे पूरी तरह से यहाँ से डिवाइड करते हो 150 से 1 को तो कितना आता है वैल्यू 6.67 गुणा 10⁻³ मीटर। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद आपसे कहा था चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बताइए। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का आयाम और वैद्युत क्षेत्र का जो आयाम होता है उसके बीच में फॉर्मूला होता है C बराबर वैद्युत क्षेत्र का आयाम बटा चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। ठीक है, आपको क्या निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा और C नीचे आ जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा B नोट बराबर E नोट अपॉन C। E नोट का वैल्यू आपको पता था कितना आया था 30 तुलना करने के बाद, और C क्या होता है प्रकाश की चाल, कितना 3 गुणा 10⁸। ठीक है, अब आपने इसे पावर को ऊपर ले जाना है, माइनस की हो जाएगी और 3 से इसे डिवाइड कर देना है, तो कितनी बार कटेगा 10 बार। ठीक है, यानी एक पावर इसकी कैसी हो जाएगी माइनस, क्योंकि ये 10 है यानी 10 की पावर कैसी हो जाएगी +1, और यहाँ कितनी है -8, तो कितनी बचेगी -7। तो आपका बी नोट का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 गुणा 10⁻⁷। इसके बाद तीसरा पॉइंट कहा था हमसे कि हमें चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी निकालना है क्या समीकरण। तो देखिए समीकरण क्या होता है बी जेड बराबर बी नोट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। आपका बी नोट कितना आया था, बी नोट आया था 1 गुणा 10⁻⁷ ही रख दिया। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू कितना था 2 गुणा 10⁻11, के का वैल्यू कितना आया था 30 पाई एक्स। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है आपका समीकरण। ठीक है, ये आपका अनसोल्ड पूरा कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं ज़रूर। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।